सुबह का वक्त था। जयपुर का MI रोड चौराहा हर रोज की तरह जाम से भरा हुआ था। धूप की किरणें शीशों से टकराकर कारों पर चमक रही थीं और उन्हीं कारों की कतार में फंसी थी एक सफेद फॉर्च्यूनर, जिसमें बैठे थे अरविंद मेहता, एक सफल बिजनेस टाइकून। उनके साथ था ड्राइवर शंभू, जो उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था, क्योंकि अरविंद को मुंबई में एक जरूरी मीटिंग में जाना था। जाम लंबा था, हॉर्न की आवाजें हवा में गूंज रही थीं। अरविंद ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शंभू, घबराने की जरूरत नहीं। जब तक रास्ता साफ नहीं होता, थोड़ा रुक जाओ। इतनी भी क्या जल्दी है? जिंदगी का सफर भी धीरे चलने में ही मजा देता है। उन्होंने कार का शीशा थोड़ा नीचे किया। सामने सड़क किनारे कुछ औरतें और बच्चे थे, मैले कुचैले कपड़ों में, धूल से सने चेहरे, नंगे पैर। कुछ औरतें राहगीरों से पैसे मांग रही थीं। अरविंद ने गहरी सांस ली। उनका दिल पिघल गया। वे वैसे भी दयालु स्वभाव के थे। हमेशा से जरूरतमंदों की मदद करना उनका शौकत था। उन्होंने ड्राइवर से कहा, शंभू, पर्स देना जरा। उन्होंने पर्स से कुछ नोट निकाले और पास खड़ी महिलाओं को आवाज दी, ले लो, बच्चों के लिए कुछ खा लेना। महिलाओं की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने अरविंद को दुआएं दी। जाम थोड़ा खुला। शंभू ने गाड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन तभी खिड़की पर किसी ने धीरे धीरे दस्तक दी। एक कांपती सी आवाज आई, साहब, आपने मुझे तो कुछ नहीं दिया। अरविंद ने सिर उठाया। उनकी नजर जैसे थम सी गई। वो चेहरा थका हुआ, धूल से भरा हुआ, आंखों में बेबसी, मगर पहचानने योग्य। उन्होंने हैरानी से कहा, अरे तुम सुमन? महिला ने सिर झुका लिया। उसकी आंखें भर आईं। हाँ, मैं ही हूं सुमन। अरविंद का दिल धक से रह गया। वो कोई और नहीं, उनकी तलाकशुदा पत्नी थी, जिससे उनका रिश्ता टूटे 4 साल हो चुके थे। सुमन, तुम इस हालत में? तुम तो एक अच्छे घर की लड़की थी। तलाक के वक्त तो तुमने मेरे से 50 लाख लिए थे, फिर भी तुम सड़क पर भीख क्यों मांग रही हो? सुमन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज में कहा, अरविंद, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं सब बताऊंगी। अरविंद ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, तुम मेरी कार में बैठ जाओ। शंभू ने पीछे का दरवाजा खोला और सुमन धीरे धीरे अंदर बैठ गई। लेकिन तभी आसपास के लोगों ने शक करना शुरू कर दिया। किसी ने कहा, देखो, वो अमीर आदमी इस औरत को कार में क्यों बिठा रहा है? दूसरा बोला, लगता है कोई गलत मंशा है। देखते ही देखते चौराहे पर भीड़ जुट गई। कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बनाने लगे। सुमन ने तुरंत कहा, रुको, यह मेरे तलाकशुदा पति हैं। मैं अपनी मर्जी से इनके साथ जा रही हूं। ये मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे। भीड़ कुछ शांत हुई, लेकिन कानाफूसी जारी रही। अरविंद ने कुछ नहीं कहा। वे चुपचाप कार का दरवाजा बंद करवाते हैं और गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है। कार में सन्नाटा छा गया था। अरविंद ने कहा, सुमन, चलो पास के होटल चलते हैं। तुम नहा लो, कुछ खा लो, फिर आराम से बात करते हैं। गाड़ी होटल राज पैलेस के सामने रुकी। अरविंद ने ड्राइवर को भेजा, सुमन के लिए एक साड़ी और जरूरी सामान ले आओ। सुमन ने वॉशरूम में जाकर नहाया, कपड़े बदले, और जब वह बाहर आई तो अरविंद उसे देखकर स्तब्ध रह गए। हालात ने भले ही उसकी चमक छीन ली थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही मासूमियत थी। अरविंद ने कहा, सुमन, मैं कल सुबह मुंबई जा रहा हूं, लेकिन मैं लौटकर तुमसे फिर मिलूंगा। तुम यहीं रहना। सुमन ने सिर हिला दिया। रात गुजरी, लेकिन दोनों की आंखों में नींद नहीं आई। किस्मत ने जैसे पुराने जख्म फिर से खोल दिए थे। अगले दिन सुबह अरविंद मुंबई से जल्दी लौट आए। जैसे ही वे जयपुर के उस होटल राज पैलेस में पहुंचे, उन्होंने रिसेप्शन पर पूछा, कमरा नंबर 204 की सुमन कहां है? रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, वो आपके आने का इंतजार कर रही हैं सर। अरविंद सीढ़ियां चढ़ते हुए सोचने लगे, क्या सुमन सचमुच वही लड़की है जिसने 4 साल पहले मेरा घर तोड़ दिया था, या हालात ने उसे तोड़ डाला? दरवाजा खटखटाने पर सुमन ने खोला। वो अब साड़ी में थी, बाल साफ सहेजे हुए, लेकिन चेहरा अब भी उदासी से घिरा हुआ। अरविंद ने धीरे से कहा, कैसी हो सुमन? उसकी आंखें भर आईं। जितनी टूटी हुई दिख रही हूं, उससे ज्यादा भीतर से टूटी हूं। दोनों कुछ पल चुप रहे। फिर अरविंद ने कहा, सुमन, अब बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम इस हालत में कैसे पहुंच गई? सुमन ने लंबी सांस ली और बोली, अरविंद, शायद मुझे तुमसे ये सब कहना बहुत देर से याद आया, पर अब छिपाने के लिए कुछ नहीं बचा। वह धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाने लगी। जब हमारी शादी हुई थी, मेरे घर वाले बहुत खुश थे, लेकिन वो खुशी सच्ची नहीं थी। मेरे भाई और जीजा को बस तुम्हारी दौलत चाहिए थी। वे कहते थे कि शादी हो जाने के बाद हम तलाक लेकर पैसा वसूल लेंगे। मुझे उस वक्त समझ नहीं था कि वो मुझे किस जाल में फंसा रहे हैं। अरविंद स्तब्ध होकर सुन रहे थे। सुमन की आवाज कांप रही थी। शादी के बाद सब ठीक चल रहा था। तुम मुझे बहुत सम्मान देते थे, लेकिन मेरे भाई ने मुझे भड़काया। बोला, अरविंद तुझसे प्यार नहीं करता, वो बस तुझे दिखावे के लिए रखता है। मैं उनकी बातों में आ गई और मैंने वो गलती कर दी जो शायद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। मैंने कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ केस किया, हर्जाने के तौर पर 50 लाख मांगे, और तुमने बिना एक शब्द कहे वो रकम दे दी। यह कहते कहते सुमन की आवाज टूट गई। उस वक्त मुझे लगा मैं जीत गई, पर असल में मैं हार गई थी। मेरे अपने ही लोगों ने मुझसे वो सारा पैसा छीन लिया। कहा, हम तेरे लिए नया घर लेंगे,
तेरा फिर से रिश्ता करवाएंगे। लेकिन कुछ महीनों में सब पैसे खत्म हो गए। मेरे जीजा ने अपने बिजनेस में डुबो दिए, भाई ने अपनी शादी में उड़ा दिए। जब सब खत्म हुआ तो उन्होंने मुझसे मुंह मोड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ बाप ने कहा तलाकशुदा बेटी घर में रहने लायक नहीं। मैंने सब रिश्ते खो दिए और फिर मैं अकेली रह गई। काम की तलाश की लेकिन हर जगह ताने मिले, ये वही औरत है जिसने अपने पति से पैसे ठगे। किसी ने काम नहीं दिया, मजबूरी में झाड़ू पोछा किया, फिर वो भी छोड़ दिया और एक दिन मैं सड़क पर आ गई। अरविंद की आंखों में नमी थी। उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, तो फिर तुम उन औरतों के साथ कैसे आईं जो भीख मांगती थीं? सुमन बोली, स्टेशन के पास एक बूढ़ी औरत मिली। बोली, अगर जीना है तो हमारे साथ चलो। मैंने सोचा कम से कम भूखी तो नहीं मरूंगी। बस वहीं से मेरी जिंदगी ने वो मोड़ लिया जहां इज्जत, शर्म और उम्मीद सब पीछे रह गए। वो चुप हो गई। कमरा सन्नाटे में डूब गया। अरविंद ने कुछ देर बाद कहा, सुमन, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें फिर से संभाल सकता हूँ, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुमने मुझसे कभी सच में प्यार किया था? सुमन ने उसकी ओर देखा। आंखों में पछतावा और सच्चाई झलक रही थी। अरविंद, अगर मैंने तुमसे प्यार नहीं किया होता तो तुम्हारी तस्वीर आज भी मेरे पास क्यों होती? वो तस्वीर मेरे हर दिन का सहारा है। मैं हर रात उसे देखकर सोती हूँ, ये सोचकर कि शायद एक दिन तुम मुझे माफ कर दोगे। अरविंद ने सिर झुका लिया। उनके दिल में दर्द और ममता दोनों एक साथ उठे। वो बोले, सुमन, गलतियां इंसान से ही होती हैं, लेकिन किसी का दिल तोड़ना बहुत बड़ी गलती है। सुमन ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो अरविंद, मैंने सब कुछ खो दिया। अरविंद ने उसकी ओर देखा। मैं कुछ नहीं कहता, बस कल सुबह फिर मिलूंगा, तब सोचेंगे आगे क्या करना है। वो उठे और कमरे से बाहर चले गए। सुमन खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। सड़क पर वही चौराहा दिख रहा था जहां कल उसने भीख मांगी थी। आंखों से बहते आंसुओं में जैसे उसका पूरा अतीत धुल गया हो। उस रात अरविंद अपने घर लौट आए, पर उनका मन बेचैन था। उन्होंने ऑफिस की फाइलें खोली, मगर हर अक्षर के पीछे सुमन का चेहरा नजर आता रहा। वो सोचते रहे, क्या मैं उसे माफ कर सकता हूँ? क्या वो सच में पछता रही है या यह सब एक और चाल है? रात के 2 बजे उन्होंने फोन उठाया और अपनी मां शकुंतला देवी का नंबर डायल किया। फोन उठाते ही मां ने कहा, बेटा, इतनी रात को क्या हुआ? अरविंद की आवाज भारी थी। मां, सुमन मिली थी आज। कुछ पल के लिए दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। फिर मां बोली, सुमन? वही सुमन जिसने तुम्हें छोड़ दिया था? हाँ मां, वही, लेकिन अब उसकी हालत बहुत खराब है। वो सड़क पर भीख मांग रही थी। मां की आंखों से आंसू छलक पड़े, भले ही अरविंद उन्हें देख नहीं पा रहे थे। बेटा, क्या तूने उसे घर लाया? नहीं मां, अभी नहीं। मैंने होटल में उसका इंतजाम किया है, पर मैं समझ नहीं पा रहा उसे माफ करूं या नहीं। मां ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। हो सकता है उसने गलती की हो, पर शायद हालात ने मजबूर किया हो। तू एक बार उसे समझने की कोशिश कर। अरविंद कुछ नहीं बोले। उन्होंने फोन रख दिया, पर रात भर उन्हें नींद नहीं आई। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उन्होंने फैसला कर लिया, मुझे सुमन से फिर मिलना होगा, उसके जीवन में रोशनी लौटानी होगी। वो जल्दी से तैयार हुए, कार निकाली और सीधे उसी होटल पहुंचे। सुमन खिड़की के पास बैठी थी, सामने ठंडी चाय रखी थी। वो अरविंद को देखते ही खड़ी हो गई, कुछ कह नहीं पाई। अरविंद ने मुस्कुराकर कहा, चलो आज थोड़ी हवा खाते हैं। दोनों कार में बैठे और शहर से बाहर की ओर निकल पड़े। रास्ते में सन्नाटा था, बस इंजन की धीमी आवाज। अरविंद बोले, सुमन, तुमने कल कहा था कि तुम्हारे पास मेरी तस्वीर है। सुमन ने अपने पर्स से एक पुरानी मुड़ी तुड़ी फोटो निकाली। वो उनकी शादी की थी, जिसमें दोनों मुस्कुरा रहे थे। अरविंद ने फोटो ली, कुछ पल देखा, फिर आंखें बंद कर ली। सुमन, क्या तुम अब भी मेरे साथ रहना चाहती हो? सुमन की आवाज टूटती हुई निकली, मैं चाहती तो हूं, पर अब मैं उस लायक नहीं रही। मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिलाई। तुमने मुझे माफ कर भी दिया तो समाज नहीं करेगा। अरविंद ने कहा, मुझे समाज की परवाह नहीं, मैं बस यह जानना चाहता हूं कि तुम्हारे दिल में आज भी मेरे लिए जगह है या नहीं। सुमन की आंखों में आंसू आ गए। अरविंद, मैंने बहुत बार खुद से पूछा, क्या मैं तुम्हें भूल पाई? जवाब हर बार नहीं में मिला। मैंने जितनी भीख मांगी, हर सिक्के के साथ खुद को कोसा, हर रात तुम्हारा नाम लेकर रोई। शायद अब ईश्वर ने मुझे फिर से मौका दिया है। कार धीरे धीरे रुक गई। दोनों एक झील के किनारे उतर आए। सर्द हवा में पुराने दिन याद आने लगे, जब वो दोनों साथ पिकनिक मनाने आते थे। सुमन ने कहा, काश वक्त लौट सकता। अरविंद बोले, वक्त तो नहीं लौटता, लेकिन इंसान बदल सकता है। फिर उन्होंने कहा, मैं आज फिर से मुंबई जा रहा हूं, लेकिन जब लौटूंगा तो तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आऊंगा। तुम मेरे भरोसे रहो। सुमन बोली, मैं यहीं रहूंगी, बस एक बार तुम लौट आओ। अरविंद मुस्कुराए, माँ से बात कर लेना चाहोगी? सुमन ने हिचकिचाते हुए सिर हिलाया। अरविंद ने तुरंत फोन लगाया। माँ, कोई तुमसे बात करना चाहता है। फोन पर सुमन की आवाज कांप रही थी। माँ, मैं सुमन हूँ। शकुंतला देवी के होंठ कांप गए। बेटी, तू कहाँ थी? हमने तुझे बहुत याद किया। सुमन फूट फूट कर रो पड़ी। माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की, क्या आप मुझे माफ कर सकती हैं? माँ ने कहा, बेटी, माँ का दिल माफ करने के लिए ही होता है,
तू घर लौटा। अरविंद ने फोन बंद किया और सुमन की ओर देखा। देखा माँ आज भी तुझे अपनी बेटी मानती है। सुमन रोते हुए बोली, मैं उस घर में कदम रखने लायक नहीं। अरविंद ने कहा, अगर माँ बुला रही हैं तो तुझे कौन रोक सकता है, चलो मेरे साथ। वो दोनों होटल लौट आए। अरविंद ने सुमन के लिए कुछ कपड़े और जरूरी चीजें खरीदी। उन्होंने कहा, कल सुबह हम घर चलेंगे। रात फिर एक लंबी थी। अरविंद के मन में जिम्मेदारी और उम्मीद थी और सुमन के दिल में डर और कृतज्ञता। दोनों जानते थे अगला दिन उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ लेकर आएगा। सुबह की हल्की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थीं। होटल के कमरे में सुमन नींद से जागी तो देखा अरविंद पहले से तैयार खड़े हैं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, चलो सुमन आज घर चलते हैं। सुमन के हाथ कांप रहे थे। वो धीरे से बोली, क्या सच में तुम्हारी माँ ने मुझे बुलाया है? अरविंद बोले, हाँ, माँ ने ही कहा था उसे घर ले आ। बेटी घर लौट आए तो आशीर्वाद देना चाहिए, ताना नहीं। कुछ देर बाद फॉर्च्यूनर होटल से निकली और जयपुर के पुराने इलाके में अरविंद का घर दिखने लगा। लाल ईंटों का बड़ा बंगला जिसके दरवाजे पर तुलसी का पौधा और मां की ममता भरी आंखें इंतजार करती हुईं। जैसे ही कार रुकी, शकुंतला देवी थाली में आरती लेकर दरवाजे पर आ गईं। सुमन झिझकती हुई उतरी, लेकिन मां ने बिना कुछ कहे उसे गले लगा लिया। दोनों फूट फूट कर रो पड़ी। मां ने उसके सिर पर हाथ रखा, बेटी तू लौट आई, बस अब सब ठीक हो जाएगा। अरविंद ने भीगी आंखों से दोनों को देखा। घर में जैसे वर्षों बाद सुकून लौटा हो। कुछ देर बाद सब बैठक में बैठे। मां ने कहा, सुमन आज से यह घर फिर से तेरा है, बीते हुए वक्त को भूल जा। सुमन ने झुककर मां के पैर छुए। मां, आपने मुझे अपनाकर वो कर दिखाया जो शायद कोई और नहीं कर सकता था। अरविंद ने धीरे से कहा, मां लेकिन एक बात अब भी मेरे मन में है, इसने तलाक के समय मुझसे 50 लाख लिए थे, क्या मैं इसे फिर से अपनाऊं? मां मुस्कुराई, बेटा पैसा फिर से आ जाएगा, लेकिन इंसानियत अगर चली जाए तो कभी वापस नहीं आती। अगर वो अपने किए पर पछता रही है तो उसे एक और मौका दो। सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। अरविंद ने मां की ओर देखा, फिर सुमन की ओर। सुमन की आंखें झुकी थीं, जैसे हर गलती का बोझ उसी के कंधों पर हो। अरविंद ने कहा, सुमन मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन अब हमें सिर्फ रिश्ते नहीं, भरोसा भी फिर से बनाना होगा। सुमन की आंखों से आंसू बह निकले। अरविंद, मैं अब किसी की दया पर नहीं जीना चाहती, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। अरविंद ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो मैं चाहता था। कल से तुम मेरे ऑफिस आना, मैं तुम्हें कंपनी के वेलफेयर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी दूंगा। वहां तुम जरूरतमंदों की मदद कर सकोगी। जो दर्द तुमने झेला है वो किसी और की कहानी न बने। सुमन ने हाथ जोड़कर कहा, ईश्वर ने मुझे तुमसे फिर मिलाकर मेरी जिंदगी लौटा दी। अब मैं किसी की आंखों में वही आंसू नहीं देखना चाहती जो कभी मेरी आंखों में थे। समय बीतने लगा। सुमन ने ऑफिस में काम शुरू किया। हर गरीब कर्मचारी, हर जरूरतमंद औरत उसकी आंखों में अपनी झलक पाती। लोग कहते, मैडम खुद दर्द में रही होंगी तभी इतना दर्द समझती हैं। अरविंद को देखकर अब लोग कहते, देखो जिसने कभी सब खोया था उसने माफ करके सब पा लिया। उनके घर में फिर से हंसी गूंजने लगी। शकुंतला देवी हर सुबह भगवान के आगे दीपक जलाती और कहती, हे प्रभु तूने मेरी बहू को नई राह दी। एक दिन शाम को जब सब साथ बैठे थे, अरविंद बोले, सुमन अगर जिंदगी ने हमें दोबारा मिलाया है तो इसका मतलब है कि अब हमें दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहिए। सुमन ने कहा, हाँ मैं चाहती हूं कि हम विश्वास ट्रस्ट खोलें जो तलाकशुदा और बेसहारा औरतों की मदद करे। अरविंद ने हामी भरी और अगले महीने विश्वास ट्रस्ट का उद्घाटन हुआ। अखबारों में खबर छपी, बिजनेसमैन अरविंद मेहता और उनकी पत्नी सुमन ने जरूरतमंद महिलाओं के लिए खोला ट्रस्ट। कहा, इंसान की इज्जत उसके हालात से नहीं उसके दिल से होती है। जब सुमन ने वो खबर पढ़ी उसकी आंखें भर आईं। वो धीरे से बोली, कभी जो मैं सड़कों पर भीख मांगती थी आज मैं दूसरों को सम्मान दे पा रही हूं, यही सच्ची जीत है। अरविंद ने कहा, सुमन जिंदगी ने हमें बहुत सिखाया, लालच इंसान को गिरा देता है लेकिन माफी इंसान को ऊपर उठा देती है। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, जैसे 4 साल की दूरी एक पल में मिट गई हो। फॉर्च्यूनर फिर से उसी रास्ते से गुजरी, गणेश चौराहे से, जहां पहली बार किस्मत ने उन्हें दोबारा मिलाया था। इस बार सुमन भिखारी नहीं थी बल्कि दूसरों को दान देने वाली थी। कहानी का संदेश, रिश्तों की कीमत धन से नहीं विश्वास से होती है। लालच सब कुछ छीन लेता है लेकिन इंसानियत और माफी टूटी हुई जिंदगी को भी फिर से जोड़ सकती है। अगर दिल में सच्चाई है तो हर चौराहा नए रास्ते की शुरुआत बन सकता है।